नमस्कार, साइकोलॉजी के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अध्याय 4 मानव विकास। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है। विकास का अर्थ सबसे पहले देखेंगे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो प्रगतिशील, क्रमबद्ध और सुसंगत होते हैं तथा गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन तक चलते रहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन, जो हमारी चेंजेस हमारी बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक पूरी लाइफ में आते हैं, उसी को कहते हैं विकास। ठीक है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे विकास डेवलपमेंट क्या है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक शारीरिक वृद्धि, ठीक है, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है, और जो गुणात्मक, जो कार्य क्षमता में सुधार, ठीक है, तो दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। यह वातावरण के साथ अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। जो हमारी बॉडी डेवलपमेंट होती है या फिर हमारे जो गुणात्मक, ठीक है, जो हमारा कार्य क्षमता है, जो वर्क है, तो उसमें क्या हमारी पॉजिटिव चीज़ें होती है, उसमें क्या सुधार आते हैं, तो वो सभी हमारी पर्सनैलिटी किस तरह से बिल्ड होती है, ये सब कुछ डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट वृद्धि, ग्रोथ। यह केवल मात्रात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। मात्रा तो मतलब किसकी कितनी मात्रा होती है जिसे मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन या बढ़ना। ठीक है, एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है हमारी बॉडी की। तो हमारा तीसरा रहेगा परिपक्वता। ठीक है, तो यहाँ पे मैचुरेशन है। यह उन परिवर्तनों को दर्शाता है जो एक निश्चित अनुवांशिक कार्यक्रम, जेनेटिक जो ब्लूप्रिंट रहता है, उसके अनुसार स्वतः होते हैं। जैसे बच्चे का समय आने पर दांत निकलना या चलना बच्चे का, इसमें पर्यावरण का योगदान कम, और जो हमारी जैविक परिपक्वता होती है, जो हमारा एक्चुअली बायोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, उसका ज़्यादा ठीक है, योगदान रहता है, उसका ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे कि हमारी जेनेटिक ब्लूप्रिंट रहते हैं, बच्चों का चलना, बच्चों का बोलना, ठीक है, बच्चों के ऐसे दांत निकलना, और बच्चों के दांत निकलना, बच्चों के पाँव पे चलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको बोलते हैं मैचुरेशन। तो अब लास्ट रहता है हमारा ह्रास, डिक्लाइन। विकास में केवल आगे बढ़ना ही नहीं होता है, बल्कि जीवन के उतार जो हमारा वृद्धावस्था आती है, ठीक है, बुढ़ापा आता है, उसमें क्षमता, जो हमारी क्षमताएं हैं, ठीक है, क्षमताओं में होने वाली गिरावट या ह्रास भी विकास का ही हिस्सा होता है। उसके बाद ये भी विकास में ही आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ हम ऊपर ही बढ़ेंगे विकास में। तो जब हमारा जो बॉडी का विकास होता है, जो हमारी बॉडी में जो चीज़ें हमने ठीक है गेन की होती है, जो उनमें गिरावट आती है क्षमता में वृद्धावस्था में, इसको भी हम विकास में ही लेंगे, जन्म से मृत्यु तक। ये हमारा डेवलपमेंट रहता है बॉडी का। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है विकास की प्रकृति। ठीक है, जीवन विस्तार परिप्रेक्ष्य, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। तो जो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है पॉल बाल्ट्स, तो पॉल बाल्ट्स ने के अनुसार और उनके साथियों के अनुसार जीवन विस्तार दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जो हमारा लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन की कुछ एक दृष्टिकोण है, जो उसकी पर्सपेक्टिव है, उसकी कुछ विशेषताएं है, जो कि इस प्रकार से है। विकास आजीवन, लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है, यह गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में चलता रहता है। हम जिस भी आयु में होते हैं, जिस भी आयु समूह में हमारी जो वृद्धि है वो होती रहती है तब तक। ठीक है, विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक, और विकास बहुआयामी है। तो मल्टी डायमेंशनल किस तरह से, इसमें जैविक जो हमारे बायोलॉजिकल होते हैं, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव और सामाजिक एंड स्वेगात्मक, जो हमारे कल्चरल और सोशल एंड इमोशनल प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वो एक साथ काम करते रहती है और मल्टी डायमेंशनल है। ऐसे नहीं कि एक टाइम एक ही चीज़ करेगी, सारी चीज़ें चलती रहती है साथ साथ। तो विकास बहुदिशीय है, मल्टी डायरेक्शनल किस प्रकार से, जीवन में कुछ क्षमताएं बढ़ती है, कुछ घटती है। उदाहरण के लिए वयस्क होने पर ज्ञान बढ़ता है, लेकिन
गामक क्रियाओं की गति कम हो जाती है। जैसे एक वयस्क होता है तो उनका जो ज्ञान है वो बढ़ता है, जो हमारा गामक क्रियाएं होती है कुछ, ठीक है, तो वो कम हो जाती है। वयस्क होने पे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम जो हमारा खेल कूद चीज़ें इसमें हमारा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे बच्चे रहते हैं ज़्यादा छोटे से खेलते हैं इधर उधर घूमते, तो जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारी ये क्रियाएं कम हो जाती है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ता है। तो विकास अत्यधिक लचीला है, हाईली ये प्लास्टिक जो है यहाँ पे होता है विकास कैसे, व्यक्ति के भीतर पूरे जीवन काल में बदलाव या सुधार की संभावना बनी रहती है। जो हमारा प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण द्वारा क्षमताओं को सुधारा जा सकता है। ठीक है, जो हमारी प्रैक्टिस है, जितनी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे ही हम अपनी जो क्षमताएं हैं उसको सुधार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, कैसे होता है? उदाहरण के लिए आज के डिजिटल युग में पल रहे बच्चे का विकास 1980 के दशक के बच्चों से भिन्न होता है। ठीक है, तो जो इतिहास में देखेंगे हम पीछे तो 90s में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके और आज का जो हमारा डेवलपमेंट है बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए जो है ऐतिहासिक परिस्थितियों जो हमारी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ है उस पर बिल्कुल उससे प्रभावित होते हैं हमारी डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास विभिन्न विद्या शाखाओं से सरोकार रखता है। कैसे? इसे समझने के लिए मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और तंत्रिका विज्ञान का भी सहारा लिया जाता है। ठीक है, इन सभी का सहारा लिया जाता है। विकास जो हमारी विद्या शाखाएँ कौन कौन सी है, जैसे हमारा साइकोलॉजी है, ठीक है, और मानव विज्ञान रहता है, हमने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था, ठीक है, हमारा सोशलॉजी रहता है, तंत्रिका विज्ञान रहता है हमारा, ठीक है, जो ये सभी मिलके ये इतनी सारी विद्या शाखाएँ हैं जो विकास के विकास के लिए हम इन पे डिपेंड रहते पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें जानते हैं विकास किस तरह से होता है। ठीक है, तो लास्ट, ठीक है, यहाँ पे विकास प्रासंगिक है। ठीक है, किस तरह से है यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल हमारा विकास, व्यक्ति हमेशा एक संदर्भ के भीतर कार्य करता है। ठीक है, उसमें उसके जैविक गुण, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश शामिल होते हैं। किसी भी संदर्भ के भीतर जब कार्य करता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है इंसान की, उसका जो बायोलॉजिकल हमारे फैक्टर रहते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे फिजिकल फैक्ट जो एनवायरनमेंट रहता है या हमारा जो सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट रहता है, ये सब कुछ शामिल होता है किसी विकास में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कौन से कारक हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर वर्सेस ठीक है, नेचर और नर्चर रहता है। ये किस तरह से रहेगा हम देखेंगे। मनुष्यों का विकास जो हमारी आनुवंशिकता है, प्रकृति है, नेचर है हमारा, ठीक है, और पर्यावरण जो हमारा नर्चर है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, ठीक है, कि ये अंतःक्रिया के परिणाम है। नेचर और नर्चर के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसका परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जीनोटाइप देखिए हम सबसे पहले, किसी व्यक्ति की वह वास्तविक आनुवंशिक संरचना जो उसे माता पिता से विरासत में मिलती है, जैसे बुद्धि या बीमारी की आनुवंशिक संभावना, और फिनोटाइप वह रूप जो वास्तव में बाहर दिखाई देता है। यह जीनोटाइप और पर्यावरण के अंतर्संबंध में से तय होता है, जैसे त्वचा का रंग, ऊंचाई या व्यवहार। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पे जो यूरी ब्रोन फैन था, ठीक है, ये यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर का जो पारिस्थितिकीय मॉडल है वो बहुत विख्यात है, इकोलॉजिकल मॉडल है इनका। क्या इसमें इन्होंने बताया हम देखेंगे। तो जैसे एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों के विकास के संबंध को समझने के लिए 5 संकेंद्रित तंत्र होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं। कौन सा? सबसे पहले लघु मंडल कहा जाता है इसको, माइक्रो सिस्टम है। यह वह निकटतम परिवेश है जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करता है, जैसे परिवार, हमारा स्कूल, हमारे सगे संबंधी, हमारा रिलेशन जो होता है, संगी साथी, या फिर
हमारा पीयर ग्रुप वगैरह रहते हैं, जो हमारे साथ के दोस्त वगैरह रहते हैं, और हमारे पड़ोसी, ठीक है, जो हमारा पड़ोस रहता है। तो ये सब कुछ किस में आता है, माइक्रो सिस्टम में। ये फिर हमारा मीजो सिस्टम है, मध्य मंडल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं यह लघु मंडल के जो हमारा माइक्रो सिस्टम है, इसके विभिन्न घटकों के बीच के संबंधों को जोड़ता है। जैसे बच्चों के माता पिता का उसके स्कूल के शिक्षकों से कैसा संबंध है। जो बीच के संबंध कौन है, शिक्षक है। माता पिता और बच्चे माइक्रो सिस्टम है। अब उनका जो स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के जो शिक्षक है उनके साथ कैसा संबंध है, इंटर रिलेशन कैसा है उनके बीच, ठीक है, ये मीजो सिस्टम। तो एक इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स और टीचर का जो इंटरेक्शन होता है उसी को ही मीजो सिस्टम कहा जाता है। तो बाह्य मंडल थर्ड रहता है हमारा बाह्य मंडल, ठीक है, एक्सो सिस्टम। तो इसमें वे सामाजिक संदर्भ आते हैं जहाँ बच्चा खुद सीधे तौर पर उपस्थित नहीं होता, लेकिन वहाँ के निर्णय उसे प्रभावित करते हैं। जैसे माता पिता का कार्यस्थल, उनका ट्रांसफ़र या टेलीविज़न चैनल, ठीक है। तो वो खुद से कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे आस पास जो हमारे, ठीक है, लघु मंडल में जैसे कि दिया गया, जो हमारे माता पिता है या स्कूल में टीचर्स है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे बच्चा डायरेक्ट को किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सो सिस्टम, जिसमें खुद इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कोई और जो जिनके साथ वो इन्वॉल्व है वो कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट उस बच्चे पे भी पड़ रहा है। इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। तो यहाँ पे बृहद है, मैक्रो सिस्टम है, ठीक है। तो मैक्रो सिस्टम में यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें उस समाज की संस्कृति, मूल्य, विश्वास, प्रथाएं और कानून व्यवस्था शामिल होती है। जिस समाज में वो पढ़ रहा है वहाँ का जो कल्चर है, उसके एथिक्स है, उनकी बिलीव है, ठीक है, उनकी जो प्रथाएं और कानून है, और ठीक है, या फिर कानून व्यवस्था जो हमारा रहता है, ठीक है, वो सब कुछ शामिल होता है मैक्रो सिस्टम में। बहुत बड़े इस पे रहता है ये, जैसे हमारी संस्कृति और मूल्य, विश्वास, ये सब कुछ बड़े पैमाने पे वो रहता है। और एक जो इंडिविजुअल होता है उसको इसमें किस तरह से वो विकास होता है उसका, ये सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती है। तो हमारा है घटक मंडल, ठीक है। जो ये क्रोनो सिस्टम है, इसमें क्या है देखते हैं हम, इसमें व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले ऐतिहासिक घटनाएं और समय के साथ आने वाले सामाजिक आर्थिक बदलाव शामिल होते हैं। कैसे, जैसे माता पिता का तलाक या अचानक आई आर्थिक मंदी, और भी एकदम से किसी कोई ट्रेजिडी हो जाए हमारे साथ, तो ठीक है, मान लो किसी का कोई खास जो है कोई रिलेटिव है उसकी मृत्यु वगैरह हो जाए, तो ये एक एकदम घटना हो जाए तो घटक मंडल रहता है इसमें व्यक्ति। तो इस तरह से जो व्यक्ति है उसके जो बिहेवियर है या उसकी डेवलपमेंट है उसमें चेंज आते हैं इसके अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट रहता है। यहाँ पे हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक है जो हमने देखी यहाँ, अनुवांशिकता और पर्यावरण किस तरह से हमारे जीन्स और हमारा जो नेचर और नर्चर है हमें प्रभावित करता है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये देखा। तो उसके बाद हमारा है विकासात्मक अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस रहती है ये हम यहाँ से देखेंगे। जो सबसे पहले हमारी स्टेज है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हमारी रहेंगी प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है, पेरेंटल स्टेज, गर्भधारण से जन्म तक की रहती है, ठीक है। जो हमारी ये जो हमारा प्रसव पूर्व अवस्था रहती है ये प्री नटल रहती है, ठीक है। प्री नेटल स्टेज जो रहती है गर्भावस्था से जन्म तक जिसको कहते हैं, यह अवधि लगभग 40 सप्ताह या 280 दिनों की होती है। प्रीनेटल रहती है ये, ठीक है, जब बच्चा पेट में होता है तब से जन्म तक की यह तीव्र शारीरिक वृद्धि का समय है। इस समय माँ का स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्थिति बच्चे को प्रभावित करती है। जैसा स्वास्थ्य माँ का रहेगा, जैसी, ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति रहेंगी, उसी प्रकार से वो बच्चों को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। बच्चा भी उसी तरह से उसका स्वास्थ्य से लेकर सारी मानसिक प्रक्रियाएं कनेक्ट करेगी उससे, ठीक है। तो यहाँ टेराटोजन्स जो होता है वे पर्यावरणीय हानिकारक कारक,
ठीक है, जैसे विकिरण और रासायनिक दवाएं, अल्कोहल, तम्बाकू या वायरस जो भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा डालते हैं और विकृति पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेराटोजन्स है, ये इस तरह से रहते हैं जैसे मान लो कोई माँ है, ठीक है, वो किसी फैक्ट्री में काम करती है, ठीक है, वहाँ पे कोई दवाएं वगैरह रहती है रासायनिक, अगर उसके बीच वो पाउडर जो रहता है वो उनके बीच अगर काम करती है वो माँ, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो केमिकल्स उसे इफ़ेक्ट करेगी जिससे जो उसकी विकृति पैदा कर सकते हैं उसकी इसमें, ठीक है, वो किसी तरह से डिसेबल हो सकता है, बच्चा डिसेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ भी विकिरण भी रहती है, जैसे हमारी सनरेज रहती है, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप में ही काम करता है, पूरी दिन भर धूप में है, तो इस तरह से जो रेज रहती है तो ये भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। या फिर कहीं और जगह, ऐसी जगह काम करते हैं वो, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ पे तरह तरह की रेज जो है उसको वो उत्पन्न होती है, रेज उत्पन्न होती है, तो उसमें, ठीक है, कोई ऐसी मशीनरी है जिससे रेज उत्पन्न हो रही है तो उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बच्चों की बच्चों के विकास में। जो हमारे पेट में बच्चा रहेगा, माँ के पेट में बच्चा रहेगा, वो उसको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, उससे डिसेबल हो सकते हैं बच्चे। तो बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अल्कोहल और तम्बाकू, अगर कोई नशा का सेवन करते हैं, कोई वायरस है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे पे वो इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर माँ इस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है। तो यहाँ पे हमने चेक करा, यहाँ पे पहली अवस्था जो थी ये, ठीक है, प्री नटल जो स्टेज रहता है ये हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड रहता है शैश, ठीक है, शैशवावस्था, जो शैशवावस्था रहती है हमारी, ठीक है, इन्फेंसी जो रहती है, तो इसमें जन्म से 2 वर्ष तक का ये टाइम रहता है। सबसे पहले हम इसका जो देखेंगे यहाँ, प्रतिवर्त जो रहते हैं, रिफ्लेक्सेस, नवजात शिशु में कुछ जन्मजात स्वचालित प्रक्रियाएं होती है जो उसे जीवित रहने में मदद करती है, जैसे रूटिंग जैसे गाल को छूने पर शिशु का सिर घुमाना और मुंह खोलना, ठीक है। आप देखिए छोटे बच्चों को जैसे आप एकदम से टच करेंगे तो एकदम से मुंह खोलेगा, उसको लगेगा कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, या अपना सिर, गाल, ठीक है, वगैरह घुमाएगा कि कौन, ठीक है, छू रहा है। तो जैसे सकिंग, चूसना, मुंह में कुछ भी डालने पर वो स्वतः चूसता है, क्योंकि पहले से रहता है इफेक्ट, ये नेचर से आता है हमारे, कि देखिए क्योंकि उस टाइम उसका जो मेन कार्य रहता है मुंह का, वो सकिंग ही रहता है, वो माँ की जो निप्पल है उसको सक करता है। तो अगर कुछ भी उसके मुंह में डालो तो वो सक करेगा, उसे लगेगा कि निप्पल है। तो ये पहले से ही उसमें ये जो गुण है, ठीक है, वो जन्मजात रहते हैं पहले से ही शिशु में। तो दूसरा रहता है मोरो, ठीक है, मोरो क्या होता है, अचानक शोर होने पर अपनी बाहें फैलाने और फिर सिकोड़ना, जैसे एकदम से उड़ना, या फिर ये सारी चीज़ें वो बच्चा करता है। आप देखिएगा छोटे बच्चे में ये सारी चीज़ें, जो जन्म से 2 साल के बीच का बच्चा रहेगा, वो ये प्रक्रियाएं उसकी रहती है, ठीक है। तो ग्रास्पिंग रहता है, यहाँ ग्रास्पिंग में क्या करता है, हथेली पर उंगली रखने पर उसे कसकर पकड़ लेता है, एकदम से कुछ भी उसके हाथ में दो तो वो पकड़ लेगा, ठीक है। हम सोचते हैं कि इसने मुझे जाना पहचान, लेकिन ये पहले से ही बच्चे में ये जो फैक्टर है वो पहले से रहते हैं, जन्म से ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा रहेगा, तो बेबीनेस की रहता है, ये कैसे रहते हैं, तो तलवे के छूने पर पैर के अंगूठे का ऊपर की ओर मोड़ना और उंगलियों का फैलाना, जैसे उसके पैर में छूते ना तो पैर अपना पंजों को हिलाता है, वो ऊपर आगे पीछे करता रहेगा, आप देखिए उसको। तो ये सारी चीज़ें वो उसकी जन्मजात रहती है। तो दूसरा जो हमारा रहता है यहाँ पे, वो गामक विकास रहता है, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, इसमें देखेंगे हम किस तरह से रहता है। यह 2 निश्चित दिशाओं में होता है, ठीक है। सबसे है मस्तकाधोमुखी प्रवृत्ति, ठीक है, मस्तकाधोमुखी जो प्रवृत्ति है, विकास, इसमें क्या है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा सिर संभालता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है। सबसे पहले सिर को, ठीक है, संभालता है, जैसे आप छोटा बच्चा देखेंगे, उसका जो सिर है, अगर उसको आप पकड़ के भी रखते हैं तो वो उसका सिर, वो एकदम से ऐसे नहीं, छोटे बच्चों को पहले सिर के पीछे हाथ रखेंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे एकदम पैदा हुआ ही बच्चा
सिर पे भी सपोर्ट नहीं रहता है उसके। फिर धीरे धीरे क्या है, आप देखेंगे कुछ एक महीनों में वो उसको आप उठा के देखेंगे तो वो सिर अपना खुद अपने सहारे रख सकता है। फिर सिर का सपोर्ट उसका रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सिर से पैर की ओर रहेगा। पहले सिर, फिर बैठना सीखता है, पहले बैठ भी नहीं पाता, फिर बैठ सकता है। फिर धीरे धीरे वो खड़ा होकर पाँव की ओर उसका विकास होता है, फिर चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा जो रहता है, यहाँ पे सबसे पहले था मस्तिष्काधोमुखी प्रवृत्ति। तो दूसरा है समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे दूसरा रहता है। तो हमने यहाँ पे पहले सेफलोकॉर्डल ट्रेंड देखा, अभी हमारा प्रॉक्सी मॉडिस्टल ट्रेंड रहेगा, समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति, ठीक है। ये प्रॉक्सी मॉडिस्टल ट्रेंड है ये। इसमें विकास शरीर के केंद्र जो धड़ है हमारा से शुरू होकर बाहर की ओर हाथ पैर की उंगलियों की ओर जाता है। विकास जो शरीर के केंद्र जो हमारा रहता है वो हमारा सिर से नीचे वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, उससे बाहर जाता है। कैसे, हमारे हाथ पैर की उंगलियां वगैरह इसकी ओर जाता है, ठीक है। तो एक तो ऊपर से आता है सिमेट्रिकल सबसे पहले नीचे की ओर, तो एक फिर जाता है एक बाहर की ओर। कहाँ से, हमारे धड़ से, जो हमारा बॉडी है, बॉडी से बाहर की ओर, बॉडी से हाथ पैर की ओर जाएगा, बॉडी से टांगों की ओर, ठीक है, जाएगा। ये सब कुछ हमारा समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति कहलाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। प्याजे का संवेदी प्रेरक चरक, जो जीन प्याजे एक साइंटिस्ट है, तो इनका जो एक सेंसरी मोटर स्टेज, इनके अनुसार ये कहते हैं कि शिशु अपने इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से संसार को समझता है। जो इनकी इंद्रियां और जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसके माध्यम से संसार को समझता है। और दूसरा वस्तु स्थायित्व, जो हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस से हम सीखते हैं लगभग 8 से 9 महीनों की उम्र में शिशु यह समझने लगता है कि जो वस्तुएं उसकी आँखों के सामने नहीं है, देखिए हमारे आँखों के सामने कोई वस्तु नहीं है ना, ठीक है, जो हमारी आँखों उसके सामने नहीं है उसका अस्तित्व भी समाज में बना हुआ है। तो जैसे 8 से 9 महीने तक का जो बच्चा होता है, तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें समझने लगता है कि जो वस्तु उसके सामने नहीं है उसका अस्तित्व भी समाज में बना हुआ, उसे पता चलता है कि जो सामने नहीं है उसका भी धीरे धीरे ये चीज़ वो रियलाइज़ करना शुरू कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगला हमारा सामाजिक संवेगात्मक विकास रहेगा, इसको हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा अटैचमेंट, जो हमारी आसक्ति रहती है, किसी से अटैचमेंट होती, शिशु और उसके मुख्य देखभाल करता है जैसे उसकी माँ है के बीच एक जो स्वेगात्मक रहता है इमोशनल बंधन बन जाता है, ठीक है। तो हैरलो एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार उन्होंने क्या क्या बंदरों पर किए गए प्रयोग से ने साबित किया कि जो हमारी आसक्ति अटैचमेंट है के लिए केवल भोजन नहीं बल्कि स्पर्श सुख जो कांटेक्ट है, और स्पर्श सुख जो होता है, कांटेक्ट कंफर्ट जो होता है, अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए खाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो उसको बच्चे को छूते हैं, बच्चों को दुलारते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कांटेक्ट कंफर्ट बहुत उसको खुशी देता है, एक साथ सुख देता है उस बच्चे को, ठीक है। तो वो भी अटैचमेंट में आता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था यहाँ पे हमारा तो थर्ड रहता है बाल्यावस्था। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है यहाँ पे, सबसे पहले वाला जो हमारा था बच्चे का जो प्रसव पूर्वावस्था रहती है, प्रीनेटल स्टेज रहता है। प्रीनेटल के बाद यहाँ पे हमारा शैशवावस्था इन्फेंसी रहता है, जब इन्फेंट होता है बच्चा जन्म से 2 साल के बीच। फिर तीसरा हमारा चाइल्डहुड रहेगा, बाल्यावस्था, जिसको 2 से 11-12 वर्ष तक देखा जाता है। इससे 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हमारा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक होती है, इसे खिलौने की आयु या पूर्व स्कूली आयु भी कहा जाता है। बच्चा आत्मनिर्भर होना यहाँ सीखता है। प्याजे की सक्रियात्मक अवस्था जी यहाँ पे प्री
यहाँ जो जीन पियाजे है, इनकी जो प्राक सक्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ रहती है हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, प्री ऑपरेशन स्टेज में हम देखेंगे यहाँ पे अकेंद्रवाद सबसे पहले वाला हमारा जो पॉइंट रहेगा। अकेंद्रवाद, ईगो सेंट्रलिज्म, अहंकार, जिसमें अहंकार, अकेंद्रवाद अहंकार मतलब ईगो सेंट्रलाइज होता है यहाँ पे। ईगो सेंट्रलिज्म, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। ठीक है, जो उसका अपना आईसाइट रहता है, जो अपना उसका नज़रिया जो है दुनिया को देखने का, वो उसका अपना नज़रिया होता है यहाँ पे। ठीक है, वो यह नहीं समझ पाता कि दूसरों का क्या नज़रिया है। ठीक है, इसके लिए क्या नज़रिया हो सकता है। जैसे 3 पर्वत का प्रयोग, जैसे देखिए, बच्चों को कोई चीज़ चाहिए, आप शॉप जा रहे हैं कहीं पे, बच्चा आपका 1 से 6 साल का बच्चा, उसको चाहिए तो वो रोने लगेगा। वो ये चीज़ नहीं समझता है कि यहाँ पे ठीक है, हो सकता है माँ के पास पैसे ना हो, लोग क्या सोचेंगे, तो वहाँ पे या ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बच्चा केवल जो उसका एक अपना दृष्टिकोण रहता है, दुनिया को देखता है जिस अनुसार, तो वो उसी चीज़ से देखता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरों का क्या नज़रिया है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं। अगर उससे रोना है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा। ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले और लोग हैं उसके लिए क्या सोचेंगे। यहाँ पे उसका ये बिल्ड नहीं हुआ होता है। तो उसके बाद रहता है जीववाद, जो एनिमिज्म रहते हैं। इसमें कहते हैं कि जो निर्जीव वस्तु है, जैसे गुड़िया, सूरज, हवा को सजीव समझना और यह मानना है कि उनमें भी भावनाएं होती है। बच्चे फिर देखिए अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनका नाम रखेंगे उनके साथ, उन्हें लगता है कि ये भी हमारी ही तरह है। वो उस टाइम इस चीज़ को समझते नहीं है। ठीक है, जो हम देखते हैं 2 से 4-5 साल के बच्चे जो होते हैं। तो उसके बाद रहता है केंद्रीकरण। ठीक है, तो केंद्रीकरण जो रहता है, किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी को अनदेखा करना। कोई भी चीज़ है, मान लो कोई भी चीज़ होती है, तो बच्चा उसके एक ही चीज़ को देखेगा। ठीक है, बाकी चीज़ों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है, उसी एक ही चीज़ पे उसका ध्यान रहता है कि ये इस चीज़ के लिए। मान लो हम, हाँ देखिए, जैसे हम बच्चा कहते हैं कि पानी पीना है, तो एकदम से वो गिलास लाएगा। ठीक है, तो उसे लगेगा जो ये गिलास है इसी काम का है पानी, तो उसका एक पहले से परसेप्शन बना होता है कि इसमें, जैसे उसका दूध का बॉटल होता है, तो वो सिर्फ अगर कोई हाथ में भी दूध का बॉटल उठाएगा, उसे लगेगा उसको खाना दे रहे हैं। तो उसका एक किसी चीज़, विशेष चीज़ को लेकर उसका एक दृष्टिकोण बना होता है कि इस चीज़ के लिए है, तो इसी चीज़ के लिए इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें सीखते हैं बच्चे यहाँ पे। तो उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद हमारा जो सेकंड रहता है, हमने 2 देखे थे, 1 से 6 और 6 से 12। जो हमारा लेट चाइल्डहुड है 6 से 12 वर्ष का, इसमें किस तरह से बच्चा सीखता है यहाँ पे हम देखेंगे। इसे स्कूली आयु या गैंग एज कहा जाता है। जैसे गैंग, जहाँ पे हमारे आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है, ठीक है, संगी साथियों की अवस्था है, तो इसलिए इसे गैंग एज कहा जाता है। तो पियाजे की जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, तो उसमें इन्होंने कहा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। हमने ऊपर कौन सी पढ़ी थी यहाँ पे, पियाजे की प्राक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो यहाँ पे प्राक क्रियात्मक अवस्था है, वो जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है वहाँ यहाँ पे होती है। तो हमारा जो लेट चाइल्डहुड है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, तो इसमें हम संरक्षण देखेंगे सबसे पहले। तो संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन जो रहता है, बच्चा समझने लगता है कि यदि किसी वस्तु के रूप या आकार को बदल दिया जाए तो भी उसकी मात्रा, वजन या आयतन समान रहता है। जैसे चौड़े बर्तन से लंबा गिलास में पानी डालने पर भी पानी की मात्रा समान रहना। यहाँ पे ये चीज़ें बच्चा सीखता है। ठीक है, और पलटावी चिंतन, रिवर्सिबिलिटी, विचारों को उल्टने पढ़ने की क्षमता आ जाती है उसे। 2 + 3 5 है। ठीक है, जैसे 5 - 3 2 है। ये सारी चीज़ें वो
पहले जब हम 6 साल तक हम उसको रटा सकते हैं टेबल वगैरह, लेकिन जब वो 6 से 12 तक जाता है तब वो सीखता है कि किस तरह से 2+2 4 होता है। अगर 2 माइनस भी करेंगे 2 तो वो 2 ही होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो पढ़ता है, रिवर्सिबिलिटी सीखता है वो। ठीक है, तो वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन है और श्रेणीकरण है यहाँ पे। तो सेरिएशन और क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, वस्तुओं को उनके आकार या गुणों के आधार पर क्रम में लगाना सीख जाता है। वस्तुओं को उनके आकार, ठीक है, जैसे उनके आकार रहता है और या उनके जो गुण हैं उनके आधार पर जो क्रम में लगाना सीख जाता है। तो बच्चा ऐसे रहता है कि हम देखिए कोई भी आकार बढ़ते क्रम में कोई भी वस्तुएं लेगी तो बच्चा वहाँ पे लगाना सीख जाता है कि कौन सा बड़ा है, उसका फिर दिमाग इस तरह से हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, फिर हमारा रहता है 12 से 18 वर्ष जो हमारा फोर्थ स्टेज है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था। इसमें क्या रहता है, ये बचपन और जो व्यस्तता है के बीच का संधि काल होता है। जो हमारा बचपन है और हमारा जो वयस्कता है, ठीक है, तो उसके बीच का संधि काल है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड है ये, सॉरी ट्रांजिशनल पीरियड है। तो स्टैनली हॉल ने इसे तूफान और तनाव का काल कहा है एडोलसेंस को। क्यों कहा है यहाँ हम देखते हैं। जो शारीरिक विकास है, यौवनारंभ जो रहता है प्यूबर्टी, यहाँ से ही प्यूबर्टी हमारी स्टार्ट रहती है। हार्मोनल बदलाव रहते हैं बॉडी में जिस कारण शीघ्र जो तीव्र शारीरिक परिवर्तन आते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे लैंगिक लक्षण रहते हैं उसका विकास होता है। जैसे लड़कियों में रजोदर्शन, जैसे हमारे में मेंसेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं बनार के, और लड़कों में जैसे वीर्यस्खलन। तो हमारा एस्पर मार्क रहता है यहाँ पे इसका सूचक। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट रहेगा संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहता है। पियाजे की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो जो हमारा पहला देखिए शारीरिक विकास रहेगा, फिर संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव जो माइंड वगैरह है उससे रिलेटेड। ठीक है, किशोरावस्था। फिर कॉग्निटिव कैसे रहता है, पहले हम जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, यहाँ पे अमूर्त चिंतन रहता है। जो चीज़ें सामने नहीं है उनके बारे भी तार्किक रूप से सोचना, हम तर्क वितर्क यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो परिकल्पनात्मक निगमात्मक जो तर्क रहता है, हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग जो रहता है, किसी समस्या के समाधान के लिए पहले से कल्पनाएं बनाना और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से जांचना, ये सब कुछ यहाँ पे होता है कि जो किशोरावस्था है। ठीक है, इसमें कहाँ पे, तो हम जब हमारा जो माइंड का विकास है इस तरह से होता है कॉग्निटिव में, कि बच्चा जो उसको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसके पीछे की वो चीज़ें देखेगा, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से प्रॉब्लम दूर होगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो व्यवस्थित करनी सीखता है। फिर दूसरा इसका तीसरा रहेगा किशोरावस्था अकेंद्रवाद, जो एडोलसेंस ईगो सेंट्रलिज्म रहता है। ठीक है, ये डेविल एल्काइन ने कहा था। तो इसमें क्या रहेगा सबसे पहले काल्पनिक दर्शक रहते हैं या इमेजिनरी ऑडियंस। किशोरों को लगता है कि दुनिया के सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं और उनके व्यवहार या कपड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल सी एडोलसेंस में ऐसा लगता है, तभी वो ठीक इस कारण वे बहुत संकोच सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, अप टू डेट जो फैशन वगैरह यहाँ करने लगते हैं, इस तरह से अपने हेयर स्टाइल बनाएंगे लड़कियाँ सब, और जो अपना ठीक है कपड़े से लेकर हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए। तो ये इसीलिए होता है, उन्हें लगता है कि लोग जो है वो हमारी जो चीज़ें हैं इसको बहुत नोटिस करते हैं, देख रहे होते हैं, और उसका उन पे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर कोई नोटिस करता है। हालांकि जब आप बड़े हो जाएंगे बाद में जो 30 साल के बाद ऐसे लगता है कोई देख भी रहा है क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस टाइम जो हमारा एडोलसेंस होता है बच्चों को बिल्कुल फ़र्क करता है। इस अनुसार जिस तरह से हमारे को बाहर समाज देखता है उसी अनुसार हम खुद को एक अच्छा दिखाने की कोशिश करता है किशोरावस्था में एक बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा रहेगा व्यक्तिगत आख्यान, पर्सनल
ठीक है, फेबल जो रहता है वे खुद को बहुत विशेष और अद्वितीय समझने लगते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, ऐसा दुख सिर्फ मुझे ही मिल रहा है। अगर कुछ भी उनके साथ इशू आता है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत मस्त रहते हैं बच्चे, एडोलसेंस से पहले बिल्कुल मस्त है, उन्हें कोई एकदम से फिर उन्हें जब ठीक है वो बाहर जो हमारी सोसाइटी है उसके साथ खुद का जो संबंध है या फिर खुद को देखना शुरू करते हैं, तालमेल शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे साथ ये चीज़ें गलत हो रही है, हमारे हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं लोग, हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, हमें जो दुख हो रहा है वो हम ही समझ सकते हैं। इस कारण से वे खुद को ठीक है अमर मानकर जोखिम भरे व्यवहार जैसे तेज गाड़ी चलाना या ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ रहता है, ये एक उत्साह रहता है उनमें, यहाँ पे एक उत्साह बहुत रहता है इस चीज़ में, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी वगैरह चलाना, किसी यहाँ पे वो रिज़ल्ट की परवाह किए बिना काम करते हैं, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ठीक है हम कुछ सोचते ही नहीं है, तेज गाड़ी चलाना या अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ करना। तो यहाँ पे क्योंकि एक तो हमारा हॉर्मोन्स, इसमें हॉर्मोन्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हॉर्मोन्स बदलते रहते हैं एडोलसेंस में, जिस कारण बच्चे को खुद भी नहीं पता चलता है ठीक है, ज़्यादा उससे उसकी जो एक्टिविटीज़ रहती है हॉर्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत चेंज होते रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे पहचान का संकट, यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल रहता है। यहाँ पे ये एरिक्सन ने कहा था क्या, इस अवस्था में किशोरों की जो हमारे अडल्ट रहते हैं उनके सामने मुख्य चुनौती ये है कि पहचान बनाना, पहचान बनाम पहचान ठीक है भ्रांति। वे खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और समाज में मेरी क्या भूमिका है, लोग मुझे किस तरह से जानते हैं, वो इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं खुद को और लोग उन्हें इम्पोर्टेंट समझे, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भावनाएं आना शुरू हो जाता है। फिर हमारा रहेगा नेक्स्ट ठीक है अडल्टहुड, जो हमारा ठीक है वयस्कता रहती है, अडल्टहुड आती है, पहले अडल्सेंस था अब अडल्टहुड है, ठीक है। तो इसमें देखिए अडल्टहुड के बाद हमारा ओल्ड एज आएगा, वृद्धावस्था आएगा। आरंभिक जो वयस्कता है अर्ली अडल्टहुड 18 से 40 वर्ष तक होता है ये, ठीक है। जो यहाँ पे मैच्योरिटी भी बोलते हैं, जिससे व्यक्ति करियर चुनता है, विवाह करता है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ समझता है, ठीक है। और एरिक्सन के अनुसार यह घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का चरण होता है, ठीक है। किस तरह से इंटीमेसी और आइसोलेशन से विवाह करना या पारिवारिक जिम्मेवारियाँ संभालना, तो कोई बाहर जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा अलगाव आइसोलेशन भी आ जाता है। फिर यहाँ पे मध्य व्यवस्था रहती है, मिडल अडल्टहुड जो रहती है इसको कहते हैं 40 से 65। तो शारीरिक क्षमता में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, महिलाओं में मेनोपॉज शुरू हो जाता है, पीरियड्स आने बंद होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति अपनी संतान और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे जो उत्पादकता बनाम स्थिरता, जो जैसे व्यक्ति अपने संतान को समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, और जो महिलाएं हैं उनकी हाँ मेनोपॉज शुरू हो जाता है, क्षमता में गिरावट आने लगती है, ठीक है। जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट रहेगा वृद्धावस्था, ओल्ड एज 65 से ऊपर का जो है उसको वृद्धावस्था कहेंगे फिर, ठीक है। मिडल अडल्टहुड रहेगा, पहले अडल्टहुड है, अर्ली अडल्टहुड जो 18 से 40, फिर मिडल अडल्टहुड है जो 40 से 65 है, फिर एज ओल्ड एज है 65 साल से ऊपर। स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति में कमी आती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है बुढ़ापे में अपनों को खोने का दुख झेलना पड़ सकता है, जो कॉग्निटिव स्तर है हमारा, संज्ञानात्मक स्तर है, तो इस पर पुरानी यादें धुंधली हो सकती है, फिर मेमोरी थोड़े थोड़े ठीक है भूलने लगते हैं वो, लेकिन संचित अनुभव के कारण जो हमारी विजडम है वो चरम पर होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे पास जो हमारी जो दिमाग में वो संचित हो जाते हैं, जिस कारण हमारा विजडम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एज तक। तो एरिक्सन के अनुसार यह जीवन के मूल्यांकन का
चरण है, ठीक है। अहम, जहाँ अहंकार, पूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस यहाँ पे डिस्पेयर रहता है। क्या निराशा भी रहती है यहाँ पे, और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर वाला ये स्टेज है। देखिए हमने देखा, यहाँ हमने देखा जो हमारा अडल्टहुड है, अडल्टहुड 3 भागों में बांटा गया है। अर्ली अडल्टहुड है 18 से 40 वर्ष, इसको हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का चरण कहते हैं। दूसरा हमारा 40 से 65 है, इसको मिडल अडल्टहुड कहते हैं। इसका जो इसके कहते हैं उत्पादकता बनाम स्थिरता, जिसको जेनरेटिविटी और जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जो कहा जाता है। तीसरा जो रहेगा हमारा 65 से ऊपर का जो ओल्ड है, इसको ओल्ड एज या वृद्धावस्था कहेंगे, ठीक है। तो इसे ये कौन सा चरण है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो याद रखना है आपने कौन सा चरण है किस एज ग्रुप के लिए, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे ये आज इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे, 1 मिनट, अगला टॉपिक वैसे है नहीं, इतना ही है, ठीक है। तो हम यही कवर करते हैं ये। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारा रहता है। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार जो मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है, उसको हम देखते हैं किसने कौन सा सिद्धांत दिया था। जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा यहाँ पे किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, बीच बीच में आप देख रहे थे। तो यहाँ पे हम सिद्धांतों को देखेंगे कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। मनोवैज्ञानिक नाम जैसे देखिए यहाँ पे जीन पियाजे का नाम हम बार बार ले रहे थे, जीन पियाजे हैं। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल इन्होंने दिया था। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं या परीक्षा में जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसमें 4 अवस्थाएं होती है, संवेदी, प्रेरक, प्राक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, ऊपर हमने पढ़ी थी जब बच्चा जो है 1 सेकेंड, संवेदी, देखिए प्रतिवर्गात्मक को कोई बात नहीं, अभी क्या हम नहीं मिल रहा है मुझे कहाँ पे हो, लेकिन तो इन्होंने जो है जीन पियाजे ने संज्ञान जो कॉग्निटिव विकास था, ठीक है, ये अडल्ट सेंस में होता है मैक्सिमम जो हम, तो इसमें इसकी 4 रहती है, ये संवेदी, प्रेरक, प्राक सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक, ये 4 विशेषताएं हैं। और एरिक एरिक्सन है, इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें जीवन काल को 8 संकटों अवस्थाओं में बांटा गया। किशोरावस्था में, ठीक है, पहचान संकट मुख्य रूप से, जैसे लोगों को बच्चों किशोरावस्था में बच्चों को रहता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसका संकट बना रहता है कि हमारे को लोग कैसे पहचाने, हम कौन क्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एरिक एरिक्सन ने दी थी। तो यहाँ पे यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर है, ठीक है, जो हमारे यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर है, इनके बारे में उन्होंने कहा था, उन्होंने पारिस्थितिकीय तंत्र मॉडल दिया था, ठीक है। पारिस्थितिकी जो इसमें उन्होंने विकास के 5 मंडल, लघु, मध्य, बाह्य, बृहद और घटक मंडल दिया था, आपको हमने पढ़ाया था, ऊपर देखिएगा। फिर डेविड एल्काइन जो रहता है, वो डेविड एल्काइन ने क्या था कहा था, जो यहाँ किशोरावस्था अहंकार, जो अहंक एकेंद्रवाद, जो हमारा ईगो सेंट्रलाइजेशन रहता है, जो हमारा अडल्सेंस में ईगो सेंट्रलाइजेशन रहता है, ठीक है। तो ईगो को वो इसमें उन्होंने कहा था कि 2 अवधारणाएं दी थी, एक तो इमेजिनरी ऑडियंस रहता है, यहाँ पे काल्पनिक दर्शक, उन्हें लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, किस तरह का हम व्यवहार कर रहे हैं, वो उनकी कल्पनाओं में चला। और यहाँ पे व्यक्तिगत आख्यान भी रहता है, पर्सनल फेवर रहता है, ठीक है, वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं अपने बारे को, अपने को, ठीक है, एक लोगों की नज़र में एक परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, एक अच्छे से, इसीलिए उस तरह का वो कपड़े पहनेंगे, उस तरह के बाल वगैरह बनाएंगे। तो ये किशोरावस्था में वो एक सेल्फ ईगो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इस किशोरावस्था में, ईगो सेंट्रल रहता है। 1 मिनट, कुछ
देखिए यहाँ पे एक आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक टेबल है ये, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टेजेस है, वो जो हमारा इन्फेंसी रहता है, जहाँ से हम इन्फेंट रो है वो 0 से 2 साल का रहता है। ये यहाँ पे क्या करता है, सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस रहता है। यहाँ पे हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट सीखता है यहाँ पे वो। और दूसरा जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा था, दूसरा स्टेज हमने अर्ली चाइल्डहुड है जो 2 से 7 साल के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद लेट चाइल्डहुड है 7 से 11 है। फिर हमने अडोलसेंस पढ़ा 11 से 18 साल तक है। फिर अडल्टहुड आता है 18 से 65 है। अडल्टहुड में भी 2 तरह का रहता है, अर्ली अडल्टहुड रहेगा 18 से 40। फिर आपका लेट अडल्टहुड है 40 से 65 रहता है। ओल्ड एज रहता है ये 65 ईयर्स के बाद रहता है। तो इसमें कॉग्निटिव फीचर जो रहते हैं पियाजे के अनुसार किस तरह से रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेंसरी मोटर है जो हमारा 2 साल तक का बच्चा रहता है, उसमें सेंसरी ऑब्जेक्टिव परमानेंस रहता है वो, ठीक है। और प्री जैसे ऑब्जेक्टिव परमानेंस मतलब कि जैसे उसको अगर वो मुंह खुलेगा, उसके मुंह में आप अंगूठी देगा, उसको सकिंग वगैरह से उसको आनंद आने लगेगा। इसको वो चीज़ों पे डिपेंड करता है। हाथ देगे, हाथ आपने उंगली देगे तो हाथ पकड़ेगे, टच करेगे, उससे खुश होगा वो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव परमानेंस उससे मिलेगा। तो प्री यहाँ पे ऑपरेशनल जो रहता है ये रहता है 2 से 7 में। इसमें क्या चीज़ रहती है, इसमें ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म सीखता है बच्चा कि उसको कुछ चाहिए तो चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं है कि दूसरों से वो किसी, ठीक है, दूसरे से वो खुद को कनेक्ट नहीं कर सकता है, दूसरों के इमोशन वगैरह कुछ नहीं समझता है। यहाँ पे ये 2 से 7 का जो स्टेज रहता है। तो दूसरा हमने देखा 7 से 11 का रहता है कंक्रीट, और यहाँ पे ऑपरेशनल रहता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन रहता है, बच्चा सीखता है चीज़ों को, वो उसको तालमेल बिठाना आता है। यहाँ पे वो तालमेल बिठाना शुरू कर लेता है बच्चा चीज़ों की। तो यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल जो रहता है हमारा 11 से 18, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहता है। बहुत ही ज़्यादा बच्चे यहाँ सोचते हैं खुद के बारे में, या फिर आसपास का जो समाज है उसके बारे में सोचता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में। तो हमारा 18 से 65 रहेगा, पोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग रहता है। यहाँ प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करता है बच्चा, ठीक है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें होनी शुरू होती है, वो शादी वगैरह करेगा, फिर फैमिली अपना, ठीक है, सेट करेगा फैमिली में। तो जो हमारा ह्यूमन बींग है, तो इस तरह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो, ठीक है, लाइफ लॉन्ग होती रहती है। और जो हमारा 65 के बाद का रहता है विजडम, डिसलाइन एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस है। तो इसमें हम जो हमारा विजडम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी है, आप ये देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है कि जो यहाँ सोशल टास्क भी है, कुछ चीज़ यहाँ दी गई है ये इन सभी की, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, तो ये चैप्टर 4 था, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये, ठीक है, वीडियो ठीक लगे, अगर इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि हिंदी मीडियम सही नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इंग्लिश मीडियम में भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।